हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट छांट छांट के जो एग्ज़ाम में हर साल हर बार हर पेपर के सेट में पूछा जाता है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज जो मैं आपको बता रहा हूँ कक्षा जो चैप्टर है मतलब 10 उसके कक्षा 12 के लिए फिजिक्स का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थ्योरी आपको हर बार हर सेट में जो दिक्कत करती है उस दिक्कत को ख़त्म करने वाला हूँ। तो आपके सामने देखिए चैप्टर 10 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको लेकर आया हूँ, यानी कि वन शॉट होने वाली है एक चैप्टर नंबर 10 की। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट शुरुआत करता हूँ। पहले एक एक क्वेश्चन को करते हुए लास्ट तक जाएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहेगा, बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े क्वेश्चन तक सारे मैंने कवर किए हैं। तो माय डियर स्टूडेंट शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। ये रहा, तरंगाग्र किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत की आकृति के आधार पर इसे कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? यानी कि आपको तरंगाग्र की परिभाषा बतानी है तथा प्रकाश स्रोत की आवृत्ति के आधार पर कितने भाग होते हैं ये आपको बताने हैं। सही है। तो चलिए पहले कहते हैं तरंगाग्र किसे कहते हैं वो लिख लेते हैं। यानी कि तरंगों के आगे की ज्यामिति आकृति को, बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने लिखी है, ये लिख रहा है तरंगों के आगे की ज्यामिति आकृति को तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र ये कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब देखिए तीनों प्रकार मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। तो पहला प्रकार आप ध्यान से देखिए, यह है गोलीय तरंगाग्र। ये गोलीय के रूप में होता है, यानी कि यदि प्रकाश स्रोत गोलाकार होता है, यानी कि जो प्रकाश है वो गोल के रूप में होता है तो उससे निकलने वाली तरंगों की ज्यामिति आकृति गोलाकार होती है, इसे गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। ये आपके सामने डायग्राम है, उम्मीद है समझ गएंगे। गोल है, इसके सेंटर से ये प्रकाश की किरणें निकलनी है जो किसके गोलाकार के रूप में ही निकलनी है। अगला है बेलनाकार। तो देखिए बेलनाकार में देखिए ध्यान से, बेलनाकार तरंगाग्र, यदि प्रकाश स्रोत रेखीय हो तो स्रोत से निकलने वाली तरंगों की ज्यामिति आकृति बेलनाकार होती है, इसे बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। क्लियर? यानी कि बेलन के रूप में होती है। समझ में आ गई? चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे है आपके सामने, ये है नंबर 3 समतल तरंगाग्र, यानी कि समतल की तरंगाग्र। तो इसमें क्या है देखिए, इसमें ध्यान से देखिएगा। ये करा स्रोत से दूरी अधिक होने के साथ तरंगाग्र की जो त्रिज्या बढ़ जाती है, यानी कि स्रोत यानी कि जो आधार होता है उससे दूरी अधिक होने के कारण तरंगाग्र की त्रिज्या बढ़ जाती है या वक्रता घट जाती है, यानी कि या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो ऐसी स्थिति में बनने वाले तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहते हैं। ये समतल है, ये हमारी 2 प्लेटें हैं, इससे समांतर ये प्रकाश किरणें निकल रही हैं। उम्मीद है समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं। आगे देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है इसी चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है व्यतिकरण किसे कहते हैं? व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है तथा इसकी आवश्यकता शर्तें लिखिए। तो व्यतिकरण की आपको क्या है ये लिखना है। व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है ये आपको बताना है तथा इसकी आवश्यक शर्तें। यानी कि क्वेश्चन देखिए अलग अलग पूछा जा सकता है, आपको ये भी पूछा सकता है व्यतिकरण किसे कहते हैं, इतना क्वेश्चन रख सकते हैं। या आपसे ये भी कह सकते हैं व्यतिकरण कितने प्रकार होते हैं उनके नाम लिखिए, आपसे ये भी कह सकते हैं। या तथा इसकी आवश्यकता, यानी कि व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या हैं ये, यानी कि क्वेश्चन को किसी प्रकार से भी घुमाया जा सकता है। इसलिए मैंने क्या करा है, जो आपके अनसोल्ड में थे उसी से रिलेटेड सारे सवालों को एक साथ ज्वाइन करने के बाद मैंने आपके सामने प्रस्तुत करे हैं। तो चलिए एक एक बड़े ध्यान से समझते हैं। पहला है व्यतिकरण, क्योंकि व्यतिकरण की बतानी है परिभाषा तो पहले व्यतिकरण को पढ़ लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक समान आवर्ती की तरंगें एक ही दिशा में संचरित होते हुए अध्यारोपित होती हैं तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। समझ में आ गई? आगे समपोषी व्यतिकरण, जब 2 या 2 से अधिक समान आवर्ती की तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार होती है कि श्रृंग से तथा गर्त से मिले तो इसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। आप चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका विनाशी व्यतिकरण, यानी कि तीसरा नंबर का विनाशी व्यतिकरण। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि किसी प्रकार का नुकसान। तो ये कह रहा है जब 2 या 2 से अधिक समान आवर्ती की तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार होती है कि श्रृंग गर्त में मिले तो इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। सही है। अब इसकी कंडीशन देख लेते हैं, अर्थात शर्तें क्या क्या है उसको भी ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो चलिए कंडीशन भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो कंडीशन क्या कह रही है,
व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। तो आवश्यक शर्तें क्या हैं देखिए। नंबर 1, प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए। दोनों तरंगों की आवृत्तियां तथा तरंग दैर्ध्य बराबर होने चाहिए। दोनों तरंगों के आयाम बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए। दोनों स्रोतों के बीच दूरी बहुत कम होनी चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। उम्मीद है ये आपकी शर्तें समझ में आ गई होंगी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप सीधा सीधा इसे याद कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, अर्थात नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लेते हैं। ये कह रहा है प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं, विवर्तन कितने प्रकार का होता है, विवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। तो चलिए सारे क्वेश्चन मैंने इसमें लगा दिया है, तो इसको पढ़ते हैं। जब प्रकाश किरणें किसी पतली स्टील या किसी क्षीण अवरोध पर पड़ती हों तो इस लिस्ट या अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अगर मैं अब प्रकाश विवर्तन की बात करूं, यानी कि कितने प्रकार का होता है, तो विवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फ्रेनल विवर्तन, नंबर 2 फ्राउनहोफर विवर्तन। तो पहले फ्रेनल विवर्तन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे, इसमें लिखा है जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी सीमित होती है, यानी कि लिमिटेड होती है, तो इस स्थिति में विवर्तन फ्रेनल विवर्तन कहलाता है। समझ में आ गई। चलिए आगे क्या कहता है देख लेते हैं। फ्राउनहोफर विवर्तन, जब प्रकाश स्रोत या पर्दे के बीच की दूरी असीमित या अनंत होती है, तो इस स्थिति में प्राप्त विवर्तन फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है। सही है। अब विवर्तन की क्या कंडीशन है, क्या शर्तें हैं, देखिए उसको भी समझते हैं। ये अगर आप विवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें देखिए। प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोध या छिद्र का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। यानी कि जो प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोध यानी कि रुकावट या जो छिद्र है उसका जो आकार है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का बराबर का होना चाहिए। अब आगे देखते हैं। तो हमने व्यतिकरण तथा विवर्तन के बारे में पढ़ा, शर्तें पढ़ी, क्या क्या अंतर है, क्या कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ पढ़ा। अब अंतर भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए अगर व्यतिकरण की बात करूँ, एक तरफ व्यतिकरण है, एक तरफ विवर्तन है। तो व्यतिकरण में देख लेते हैं क्या लिखा। नंबर एक लिखा व्यतिकरण में 2 कला संबंध स्रोत होते हैं। अगर मैं विवर्तन में बात करूँ तो ये लिखा विवर्तन में केवल एक ही कला संबंध स्रोत होता है। समझ में आगे। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। व्यतिकरण में फ्रिंज चौड़ाई का एक समान होता है, यानी कि व्यतिकरण में फ्रिंज चौड़ाई एक समान होती है। अगर मैं इसमें बात करूँ, इसमें फ्रिंज चौड़ाई असमान होती है। सही है। तो यानी कि बिल्कुल अपोजिट लिखा हुआ है। सीधा सीधा अगर आप एक याद रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आपके याद हो जाएगा। अगला है इसमें सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। इसमें क्या होगी, असमान होगी या घटेगी बढ़ेगी। बस इसमें दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर घटती है। सही है। आगे की बात करते हैं। अर्थात चौथा नंबर ये बोल रहा है 2 तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना होती है, यानी कि 2 तरंगों के अध्यारोपण से ही व्यतिकरण की घटना होती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लिख रहा प्रकाश तरंगों के किनारों पर मुड़ने के कारण विवर्तन की घटना होती है, यानी कि प्रकाश तरंगों के किनारे पर मुड़ने के कारण विवर्तन की घटना होती है। तो उम्मीद है इस वीडियो में, इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट था मैंने सब कुछ कवर करा दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।